बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 का हमारे पास नेम है सेल साइकिल। पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं ताकि आगे चैप्टर को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले सेल साइकिल क्या चीज़ है। सेल का एक साइकिल होता है या सेल के अंदर या सेल बनता कैसे, उसका एक पूरा साइकिल हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। तो सेल साइकिल की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, इट इज़ द रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसमें स्टेप वाइज इवेंट्स हो रहे हैं, स्टेजेस होते हैं, और ये जब इवेंट्स सारे मुकम्मल होते हैं तो हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसे हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। फिर ये जो इवेंट्स हैं इसकी आगे डिफरेंट 3 स्टेजेस हैं जिनको कि हम देखेंगे। जो पहली स्टेज है इसके अंदर सेल अपनी ग्रोथ करता है। दूसरे स्टेप के अंदर या दूसरी स्टेज के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा। किस काम के लिए प्रिपेयर करेगा? फॉर सेल डिवीजन। तो तीसरे स्टेप में सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए समझने के पेश कर देता है। अब जो सेल डिवीजन हमारे पास है ये 2 तरह से होती है, एक है माइटोसिस और दूसरी का नाम है मियोसिस। अब दोनों को वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहले हमारे पास आ जाएगा माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल जो है ये डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और ये दोनों जो डॉटर सेल्स होंगे ये क्या होंगे? आइडेंटिकल्स होंगे। आइडेंटिकल्स हम बोलते हैं सेम एक ही तरह के सेल्स का बन जाना। अब सेम एक ही तरह के सेल्स का कैसे बन जाना? जैसे फर्ज करें हम ये कहते हैं ये हमारे पास एक सेल है, ये इसमें न्यूक्लियस है। अब ये एक सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होकर हमारे पास कितने सेल बना देगा? 2 डॉटर सेल्स बना देगा। ये इसमें न्यूक्लियस आ गया। अब जैसे कि हम कहते हैं कि ये जो पेरेंट सेल था, मतलब ये जो पहला सेल था, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46। अब आगे ये जो हमारे पास डॉटर सेल्स बने हैं इन दोनों के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टिल रिमेन कांस्टेंट, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों जो सेल्स हैं समझे इसकी एग्जैक्ट कॉपी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दीज आर द आइडेंटिकल सेल्स। इसमें जो सेल बनते हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, उसमें किसी चीज की कमी या ज्यादती नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट ये कॉपीज होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है मियोसिस। अब इसके अंदर भी सेल डिवाइड करता है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन होती है इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या रह जाते हैं? हाफ। तो हम इसको लिखेंगे हाफ जेनेटिक मटीरियल। तब इसमें जो जेनेटिक मटीरियल है ये क्या हो जाता है? हाफ। मतलब आगे जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हाफ। अब इसके भी हम एग्जांपल इसी तरह से देख लेते हैं। ये हमारे पास ये पेरेंट सेल था, इसके अंदर मियोसिस 1 हुई, तो इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, अगर इसके अंदर 46 थे तो इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23। इसको हम रिडक्शन फेज का नाम, इधर आगे जाके हम इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, इसलिए इधर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इधर इनका क्या हो गया? हाफ। इसलिए हमने इसको क्या लिखा? हाफ जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पर 46 थे, अब इधर कितने रह गए? दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 23। फिर इसी तरह से ये आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। अब ये सेम लाइक माइटोसिस ये स्टेज होती है या फेज होती है, इसको हम मियोसिस 2 कहते हैं, जबकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि ये 23 वाला आगे डिवाइड हो रहा है तो दोनों के अंदर क्या है? 23 हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फिर इसी तरह से ये वाला जो है ये भी डिवाइड करेगा और इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे? 23। तो हम ये भी कह सकते हैं, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो हमारे पास है इसको हम बोलेंगे मियोसिस 1, और ये जो हमारे पास स्टेज है इसको हम बोलेंगे मियोसिस 2 का नाम देंगे। जो मियोसिस 1 है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, जिसको हम हाफ जेनेटिक मटीरियल कहेंगे, और मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। इस मियोसिस 2 को ये भी कहा जाता है कि ये जस्ट लाइक अ माइटोसिस होता है। तो इसमें जल्दी से मैं थोड़ा समझाया, बाकी डिटेल में हम इसको देखेंगे आगे चल के, ये टॉपिक्स पूरे हम पढ़ेंगे, माइटोसिस क्या होती है और मियोसिस क्या होती है। तो आज का इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास
सेल साइकिल की जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी कि इसमें क्या होता है, सेल ने डिवाइड होना है। जैसे ये हमारे पास एक सेल है और इसने डिवाइड होना है दो डॉटर सेल्स के अंदर। लेकिन अभी हम जो देखेंगे इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब हम फिर किसको देख रहे हैं, माइटोसिस को देखेंगे। माइटोसिस से पहले सेल साइकिल के अंदर एक और फेज होती है, इस फेज को हम नाम देते हैं इंटरफेज का नाम देंगे। तो अब इसको हम देखते हैं कि इंटरफेज क्या होती है। तो इंटरफेज 90% ऑफ टोटल जो टाइम होता है जो कि रिक्वायर होता है एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए या एक सेल को अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसमें से जो 90% टाइम है वो कौन यूज करता है, इंटरफेज। बाकी जो 10% है वो कौन यूज करेगा, वो हम कल देखेंगे, माइटोसिस। ये भी पहली फेज हम देख रहे हैं, पहला स्टेप देख रहे हैं जिसको हम इंटरफेज का नाम देते हैं। तो ये एक अपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना। अब इंटरफेज की आगे फर्दर हमारे पास 3 फेजेस होती हैं। एक हमारे पास आ जाती है G1 फेज, दूसरी हमारे पास है S फेज और तीसरी का नाम है G2 फेज। और G2 फेज के बाद यहाँ तक इंटरफेज खत्म हो जाती है और आगे ये माइटोटिक फेज जिसको मैंने M फेज लिखा है उसमें दाखिल हो जाएगा। वन बाई वन इनको देखते हैं कि ये जो तीनों फेजेस हैं इंटरफेज के, इसमें क्या काम हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले G1 फेज, तो जैसे एक माइटोसिस होती है, इसमें जैसे आप देख रहे हैं दो डॉटर सेल्स हैं, इनमें से कोई भी एक सेल आगे आएगा या दोनों के बेसिकली आगे आएंगे और इनके अंदर दोबारा से आगे डिवाइड होने के लिए चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अच्छा, अब G1 फेज में क्या होगा, इसमें सबसे पहले G1 फेज अपने अंदर फॉर्मेशन करवाएगा। किस किस चीज की फॉर्मेशन करवाएगा, एक तो प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा और दूसरा सेल अपने अंदर डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनेलिस हैं इनको डेवलप करना शुरू कर देगा। फिर दूसरे नंबर के ऊपर दूसरा काम क्या होगा, G1 फेज के अंदर सेल जो है अपनी ग्रोथ में इजाफा करेगा, मतलब कि अपने साइज के अंदर इजाफा करेगा। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर एक काम और हो रहा होता है, वो क्या हो रहा होता है, इस फेज के अंदर हमारे पास इंजाइम्स भी बन रहे होते हैं। अब ये जो इंजाइम्स हैं इन्होंने कहां पर यूज होना है, आगे एस फेज के अंदर यूज होना है। अब किस काम के लिए यूज होना है, एस फेज के अंदर हो रहा होता है डीएनए की रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए, या आप इसको आसान लफ्जों में ये कह लें कि क्रोमोसोम्स क्या हो रहे होते हैं, अपनी कापियां बना रहे होते हैं। तो ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहते हैं कॉपी बनाने को। आपने एक वर्ड सुना होगा रेप्लिका, ये कपड़े के अंदर भी हम वैरायटी एक यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉपी। तो कॉपी बनाने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। किसकी, डीएनए की। डीएनए मीन क्रोमोसोम्स। तो अब डीएनए की रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करने में एक एंजाइम यूज होते हैं। वो एंजाइम कहाँ पर बनते हैं, G1 फेज के अंदर बनेंगे। तो पहला हमारे पास एस फेज का फंक्शन क्या हो गया, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब डीएनए की जब रेप्लिकेशन होगी, अगर आप इधर देखें तो इधर हमारे पास अगर हम कहते हैं कि एक क्रोमाटिड है, तो यहाँ पर जो क्रोमाटिड्स हैं हमारे पास कितनी हो जाएंगी, एस फेज में 2 हो गई। मतलब इनकी कॉपी बन गई, पहले एक थी तो एक की कॉपी बनी, कितनी हो गई, 2 हो गई। अब थोड़ा सा हम जरा क्रोमोसोम्स को समझ लेते हैं। क्रोमोसोम, ये जो जब 2 क्रोमाटिड्स मिलेंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्रोमोसोम बन जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रोमोसोम का नाम देंगे। अच्छा, अब जो एक क्रोमोसोम है इसके अंदर ये 2 आपको क्रोमाटिड्स या 2 धागे से नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स। जब ये मिलेंगे तो हमारे पास एक क्रोमोसोम बनेगा। अब ये दोनों क्रोमाटिड्स जिस जगह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोमेयर। ये ऑलमोस्ट सेंटर में करके जगह मौजूद होती है जहां से ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, फिर एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, उसके बाद इसके साथ साथ सेल अपने साइज के अंदर मजीद ग्रो करेगा। तो सेल अपनी ग्रोथ में इजाफा करेगा, मतलब अपने साइज में मजीद इजाफा करेगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट फेज आ जाती है एस फेज के बाद, G2 फेज। अब G2 फेज में एक तो सेल चेक करेगा कि सेल के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कोई डैमेज है तो उसको चेकिंग के बाद फिर क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। तो सेल अपने आप को चेक करता है, अगर कोई डैमेज है तो अपने आप को रिपेयर करता है। मैं आगे चल के बताता हूँ कि ये रिपेयर करना क्यों जरूरी है। फिर इसी तरह से ये G2 फेज के अंदर सेल अपने आप को प्रीपेयर कर रहा होता है फॉर
सेल डिवीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया बेसिकली इंटरफेज की जो हमारे पास फेजेस हैं वो 3 हैं। पहली ये है, इसकी हम नंबरिंग भी कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फेज आ गई, ये हमारे पास सेकंड फेज आ गई, और ये हमारे पास क्या है जी, थर्ड फेज है। अब यहाँ तक हमारे पास इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब प्रीपेयर करेगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मीन माइटोटिक फेज में जाने के लिए। जैसे माइटोटिक फेज का दूसरा नाम क्या है, इसको हम माइटोसिस भी कहते हैं। तो ये सेल साइकिल में पहला स्टेप हमारे पास इंटरफेज, दूसरा माइटोटिक। अब ये यहाँ तक 3 स्टेप्स तक इंटरफेज के, यहाँ तक ये इंटरफेज कंप्लीट है। अब इससे आगे माइटोसिस ने स्टार्ट होना है। अब जैसे ही ये G2 फेज को क्रॉस करेगा, अब तो ये फौरन आगे किस में शिफ्ट हो जाएगा, माइटोटिक फेज में, जिसमें ये सेल डिवाइड होगा और डिवाइड होकर हमारे पास क्या बना देगा, माइटोटिक फेज में चला जाएगा और 2 नए डॉटर सेल्स बना देगा। अब माइटोटिक फेज में क्या काम हो रहा होता है, सेल डिवीजन का काम हो रहा होता है। मतलब सेल जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेल था, यहाँ पर डिवाइड होकर ये 2 सेल्स के अंदर चेंज हो गया। अच्छा, फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो G1 फेज के बाद S फेज में दाखिल नहीं होते, वो आगे एक और फेज में चले जाते हैं और इस फेज को हम नाम देते हैं G0 फेज का। मतलब वो G1 फेज के बाद S फेज में जाने की बजाय कहाँ चले जाएंगे, G0 फेज। अब G0 फेज क्या है, G0 फेज को हम कहते हैं जब सेल ये इरादा कर लेता है कि वो मजीद अपने आप को डिवाइड नहीं करना चाह रहा, तो वो अपनी डिवीजन को रोक देता है। तो इसमें स्टॉप डिवाइडिंग, सेल अपने आप को डिवाइड होने से रोक लेगा और इस फेज में जाने को हम क्या बोलते हैं, G0। आप इस तरह से भी कहें नॉट नहीं होगा या नहीं वो डिवाइड करना चाह रहा, तो वो किस में चला जाएगा, G0 फेज में चला जाएगा। अब इसमें मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स हैं वो मुख्तलिफ टाइम के लिए G0 फेज में जाते हैं। जैसे कि हमारे पास न्यूरॉन सेल्स जो हैं, जैसे जो हमारे ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को बना रहे होते हैं, ये G0 फेज में जाते हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए चले जाते हैं। इंडेफिनिट टाइम किसे बोलते हैं, कि लामहदूद टाइम के लिए ये क्या होंगे, G0 फेज में चले जाएंगे। मतलब ये अपने आप को डिवाइड ही नहीं होने देंगे। तो कहा जाता है कि पूरी पूरी जिंदगी जो है ये न्यूरॉन सेल जब एक दफा बन जाते हैं उसके बाद ये डिवाइड नहीं करते, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह होती है हमारे बॉडी की। फिर जैसे लिवर एंड किडनी के सेल्स हैं, ये अपने आप को G0 फेज में टेम्परेरी तौर के ऊपर लेके जाते हैं। तो टेम्परेरी टाइम ऑफ पीरियड के लिए लेके जाएंगे, मतलब जब इनका दिल करेगा दोबारा से फिर ये कंटिन्यू करेंगे और S फेज में आ जाएंगे और G0 फेज से ये निकल आएंगे। थोड़ी देर के लिए ये लेके जाते हैं। फिर हमारे पास एक और तरह के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो ये अपने आप को G0 फेज के अंदर इंटर ही नहीं होने देते, ये कंटिन्यूसली क्या होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। क्योंकि ये मसलसल क्योंकि ये हमारी बॉडी के जैसे एलिमेंट्री कैनाल है या बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी अंदर वाली जो इनर साइड होती है उनको बना रहे होते हैं, और ये कंप्लीट तौर पर डैमेज होते रहते हैं, नए रिपेयर होते रहते हैं, उनकी जगह पर नए सेल्स आते रहते हैं। तो ये आप कह लें कि सारी जिंदगी इंसान की बॉडी के अंदर अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए G0 फेज में जाते ही नहीं है। तो ये G1, G से S फेज, S फेज से G2 फेज, और ये माइटोटिक फेज, फिर उससे बाद अगला साइकिल अगले सेल का शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।